नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया थी लास्ट सेशन में, समास, उसे हम कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि हिंदी व्याकरण का एक और जो पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। समास हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़े और साथ ही हमने समास से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्नों पर भी डिस्कशन किया। और मैंने आप लोगों को होमवर्क में कहा था कि आप इन सभी समासों को घर पर एक बार पढ़िए और कुछ खुद से एग्जाम्पल्स क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी आप बता पाएंगे कि कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इसमें है या नहीं, यानी कि आपको समास समझ में आए या नहीं समझ में आए। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस सेशन को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह दो शब्दों से मिलकर बना है, विराम और चिन्ह। तो विराम का जो अर्थ होता है वो है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। देखिए, जब हम अगर हम कोई बात कर रहे हैं और उस बात पर हम अगर समय समय पर नहीं विराम देते हैं, नहीं अगर हम रुकते हैं, तो क्या होता है कि बात में अर्थ का अनर्थ भी कभी कभी हो जाता है। यानी कि अगर हम विराम चिन्हों का सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो बात में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाता, नहीं अच्छे से वो बात को ग्रहण कर पाता है। तो अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, विराम का अर्थ होता है रुकना। तो देखिए, जब भी हमें भावों के अनुसार अपनी बात स्पष्ट करनी होती है, भाव के अनुसार अपनी बात रखनी होती है, तो उसके लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। तो क्या होती है विराम चिन्ह? क्या होते हैं विराम चिन्ह? कोई भी हम वाक्य लिखते हैं, कोई भी वाक्य अगर हम लिख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पर हमें रुकना होता है कम देर के लिए, कहीं पर रुकना होता है हमें थोड़ा सा जल्दी, कहीं पर रुकना होता है हमें थोड़ी ज्यादा देर के लिए। यानी कि आप किसी एक तरह से पैराग्राफ को लिख रहे हैं, आप किसी पूरे एक पैराग्राफ को लिख रहे हैं, एक आप गद्यांश लिख रहे हैं, तो उसमें आपको अगर आप बिना रुके कोई भी अगर आप वाक्य लिखते हैं तो क्या होता है, सारे वाक्य आपस में मिल जाते हैं और आपको अर्थ समझ में अच्छे से उस पैराग्राफ का नहीं आता है। तो देखिए, जो किसी वाक्य में अगर आपको भाव के साथ, किसी वाक्य में अगर आपको उस वाक्य को भाव के साथ स्पष्ट करना है और किसी वाक्य में छिपे हुए भावों को आपने व्यक्त करना है, तो आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए आपको विराम चिन्ह की परिभाषा यहाँ पर बतानी होगी। परिभाषा, सबसे पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा यहाँ पर बताएंगे कि विराम चिन्ह होते क्या है। ठीक है, तो देखिए, लिखित भाषा में खास तौर पर ये विराम चिन्ह जो आपको विशेष रूप से लिखित भाषा में, विशेष रूप से यानी कि आप बोल रहे हैं, बोलते वक्त आप कैसे पढ़ रहे हैं वो तो पता चल जाता है, लेकिन लिखित भाषा में ये विराम चिन्ह विशेष रूप से आपके आवश्यक होते हैं, विशेष रूप से रुकने का संकेत। देखिए, इसको पहले परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर इसको समझेंगे। लिखित भाषा में, लिखित भाषा में विशेष स्थानों, लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर रुकने, लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर रुकने का संदेश, रुकने का संदेश या संकेत, रुकने का संकेत करने
के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो ये आपको परिभाषा क्लियर हुई विराम चिन्ह की। विराम का अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। तो लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर, विशेष स्थानों यानी कि जहां पर आपको कॉमा लगाना है, जहां पर आपको यानी कि अल्प विराम लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, अर्ध विराम लगाना है, ऐसे विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। देखिए, आपने देखा होगा प्रायः कि जब इन विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग नहीं होता, यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग अगर सही रूप से नहीं किया जाता तो कई बार क्या होता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। यानी कि जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती हैं, जो बातें हैं वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। तो इसी के लिए यानी कि हर प्रकार से जो आपके, चाहे आप किसी को अपनी बात बता रहे हो या किसी की बात सुन रहे हो, तो हर प्रकार से दूसरे की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए इन विशेष तरह के चिन्हों का प्रयोग विशेष स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने विराम चिन्ह की यहाँ पर परिभाषा लिखी। अब देखिए विराम चिन्हों को देखिए, विराम चिन्ह जो होते हैं वो भावों की स्पष्टता के लिए होते हैं। तो कुछ विराम चिन्ह जो हैं वो इस प्रकार से हैं। विराम चिन्हों के नाम, ठीक है, विराम चिन्हों के नाम पहले हम यहाँ पर लिखेंगे और उसका जो चिन्ह है वो किस तरह से हम बनाएंगे। विराम चिन्ह, ठीक है। तो विराम चिन्हों के नाम, सबसे पहला आता है आपका पूर्ण विराम। सबसे पहला चिन्ह आता है आपका पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम का चिन्ह आप अभी देखिए, आप क्लास 7th में हैं और आप सभी को पता है कि पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है। यानी कि जब वाक्य आपका कंप्लीट हो जाता है तो अब तब आप पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका आता है नंबर 2, अर्ध अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम जो है उसका चिन्ह। उसके बाद आता है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह। उसके बाद आता है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जो आपका होता है उसको हम इस तरह से उसमें हम चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए, कुछ हमने मुख्य रूप से विराम चिन्ह यहाँ पर लिखे और कुछ और भी बहुत सारे आपके विराम चिन्ह होते हैं। जैसे
इसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वो आपका इस तरह से लगाया जाता है। उसके बाद आता है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जब आप कोई भी हेडिंग डालते हैं, कोई भी हेडिंग डालते हैं तो उसके आगे जब आप इस तरह से डैश करते हैं तो उसको कहते हैं निर्देशक चिन्ह। उसके बाद आता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार हम इस तरह के शब्द लिखते हैं, माता पिता, ठीक है, दिन रात, अपना पराया, ठीक है। तो ये जो आपके शब्द हैं, देख सकते हैं आप, जो योजक शब्दों से आपस में जुड़े हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं हमने बीच में क्या लगाया है, योजक चिन्ह लगाया है। तो इसको कहते हैं योजक चिन्ह। बिल्कुल इसी निर्देशक चिन्ह की तरह ही ये आपका होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये आपका थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि बीचों बीच ये लगाया जाता है, शब्द के बीचों बीच, और ये आपका थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है, जो भी आप हेडिंग लिखते हैं, जो भी हेडिंग डालते हैं आप, उसमें आपका निर्देशक चिन्ह सामने लगाया जाता है। उसके बाद आता है आपका उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, तो इसको हम इस तरह से लगाते हैं। उसके बाद आता है आपका कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, जब आपको कोई बात विशेष रूप से, यानी कि किसी शब्द के अर्थ को आपने विशेष रूप से समझाना हो, तो उसके सामने उसको आप कोष्ठक में लिख देते हैं, यानी कि इस तरह से आप कोष्ठक बना देते हैं, उनको कहते हैं कोष्ठक चिन्ह, ठीक है। तो ये है आपके कोष्ठक चिन्ह। उसके बाद आता है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, अब ये लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है जैसे आप कोई शब्द लिख रहे हैं और वो शब्द आप पूरा नहीं कर रहे हैं, जैसे हम डॉक्टर शब्द लिखते हैं तो हम बार बार डॉक्टर शब्द का प्रयोग ना करके इस तरह से हम उसमें यहाँ पर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अगर हम उदाहरण लिख रहे हैं तो हम बार बार पूरा शब्द उदाहरण ना लिखकर इस तरह से उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ विराम चिन्ह, और विराम चिन्हों का उपयोग मैंने आप लोग को बता दिया कि विराम चिन्हों का प्रयोग हम कब करते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वाक्य की सही, जो बिल्कुल एक तरह से उसका सही अर्थ सबके सामने आए और एक तरह से अर्थ उसका स्पष्ट हो सके, यानी कि जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो तो वहां पर अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर जहां पर इस तरह का चिन्ह लगा होगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक, यानी कि कोई भी शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य, इस तरह के शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह, यानी कि अगर कोई भी आपका
डार्क कलर से कोई लाइन आपकी लिखी है, उसके बाद आपका इस तरह का जो डैश किया गया है, तो उसको हम कहेंगे ये निर्देशक चिन्ह है, यानी कि इसके बाद हमें कुछ काम करना है यहाँ पर। उसके बाद इस तरह से योजक चिन्ह को मैंने क्लियर किया, उदाहरण चिन्ह को मैंने क्लियर किया आप लोगों को, कोष्टक चिन्ह। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 11 चिन्हों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यानी कि 11 चिन्ह मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। तो जिसमें से सबसे पहला जो चिन्ह था वो है पूर्ण विराम का चिन्ह। तो पूर्ण विराम के चिन्ह में मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, यानी कि जब हम एक पूरा वाक्य लिख लेते हैं तो उसके बाद हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम यानी कि जब हमें किसी वाक्य में आधे से भी कम समय के लिए रुकना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं अल्प विराम, यानी कि छोटा सा। अर्ध विराम यानी कि हमें पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़ता है, उसको हम कहते हैं अर्ध विराम। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह यानी कि अब कोई भी हेडिंग डालने के बाद आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद इस तरह का विवरण चिन्ह जो है लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम से, पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम को हम कैसे प्रयोग करते हैं, उदाहरण के साथ हम इसको समझेंगे। तो अभी तक अपने जितना भी यहाँ पर मैंने बताया ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा कि विराम चिन्ह होते क्या हैं और विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह में हमने यहाँ पर बताया कि विराम का अर्थ होता है रुकना, और विराम में लिखित भाषा में विराम चिन्ह ज्यादातर जो है लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पूर्ण विराम से। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम क्या होता है कि किसी बात के पूरा हो जाने पर, किसी बात के पूरा हो जाने पर जो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाक्य की पूर्णता पर। नोट डाउन कीजिए पहले, किसी बात के पूरा हो जाने पर, अर्थात वाक्य की पूर्णता पर विराम, वाक्य की पूर्णता पर वाक्य की पूर्णता का बोध कराने वाली, किसी वाक्य के पूरा हो जाने पर अर्थात वाक्य की पूर्णता का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहा जाता है। पूर्ण विराम कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अरुण पुस्तक पढ़ता है। अरुण पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो पुस्तक पढ़ता है शब्द है, उसके बाद हमने ये जो चिन्ह लगाया है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। राजू मसूरी
में या मसूरी गया है। मैंने गीता पढ़ ली। तो जो भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, हमने आपको बताया कि जो पूर्ण विराम होते हैं वो वाक्य की पूर्णता पर लगते हैं, यानी कि यहाँ पर वाक्य जो है पूरा हो गया है। अरुण पुस्तक पढ़ता है, कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। राजू मसूरी गया है, पूर्ण विराम चिन्ह। मैंने गीता पढ़ ली, पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि ये पूर्ण विराम, यानी कि वाक्य जो है कंप्लीट हो गए हैं, वाक्य जो है पूरे हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर पूर्ण विराम को क्लियर करते हैं, यानी कि पूर्ण विराम यहाँ पर क्लियर होता है। ये वाक्य की पूर्णता का बोध हमें करा रहे हैं, वाक्य कंप्लीट हो चुका है, इस बात को हमें यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? देखिए, नोट डाउन भी करते रहिए, साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे। अल्प विराम क्या होता है? देखिए, अल्प विराम क्या होता है कि पढ़ते या बोलते समय, आप पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, पढ़ते या बोलते समय जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, उसको हम कहते हैं अल्प विराम। यानी कि थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नोट डाउन कीजिए। पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर के लिए रुकना अल्प विराम कहलाता है। पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर के लिए रुकना अल्प विराम कहलाता है। अब देखिए, अल्प विराम कहलाता है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण से इसको समझिए कि कैसे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। उदाहरण के लिए, नेहा अंशु अंजलि, नेहा अंशु अंजलि और अनीता आई है, और अनीता आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका अल्प विराम होता है, ये अल्प विराम आपका ज्यादातर एक जैसे शब्दों के बीच में लगता है, जो एक जैसे शब्द होते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर जो शब्द लिए आप देख सकते हैं, सारी जो है गर्ल्स हैं और सारे एक जैसे नाम है, नेहा, अंशु, अंजलि, अनीता। ठीक है, तो एक जैसे नामों के बीच में हमने क्या लगाया है, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है, और लास्ट जो शब्द होता है उससे पहले अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे अनीता और अंजलि। ठीक है, तो जैसे अगर हम और कोई एग्जांपल लें, सेब, अगर हम फ्रूट्स के नेम लिख रहे हैं, सेब, केला, अनार, आम, अमरूद और
नाशपाती। ठीक है, तो देखिए जो एक जैसे शब्द हैं जैसे सेब, केला, अनार, आम, अमरूद, तो इन सब के बीच में हमने क्या किया है, हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको बताया, नेहा, अंशु, अंजलि और अनीता आई है, तो ये है आपका अल्प विराम। और कहीं कहीं पर देखिए आपका अल्प विराम जो है एक जैसे शब्दों और एक जैसे आपके वाक्यों के बीच में भी लगता है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, रीना परिश्रमी है, परिश्रमी है किंतु, रीना परिश्रमी है किंतु उसकी बहन आलसी है। रीना परिश्रमी है किंतु उसकी बहन आलसी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो अल्प विराम का प्रयोग किया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अल्प विराम का प्रयोग कैसे किया है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये है अल्प विराम, बोलते या पढ़ते समय। तो अगर हम रुकेंगे नहीं थोड़ी देर के लिए, अगर हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं तो आपका जो शब्द है वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, अच्छे से स्पष्ट नहीं होंगे। जैसे सेब, केला, अनार, आम, अमरूद, अगर हम ये गैप नहीं लेंगे तो ये हमें सब एक जैसे लगेंगे, इसलिए हम यहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं। और अल्प विराम में हम अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकते हैं। पूर्ण विराम होता है जिसपे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, यानी कि वाक्य पूरा हो जाता है तब हम नेक्स्ट अगला वाक्य जो है स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद। अल्प विराम में हम जो अर्ध विराम होता है उससे भी और ज्यादा कम समय के लिए रुकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर 3 में आता है हमारा अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम। अर्ध विराम, तो नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं अर्ध विराम। क्या होता है अर्ध विराम? देखिए अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए यहाँ पर रुकना होता है। अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए, अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना। जब हम अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय के लिए रुकने के लिए या ठहरने के लिए रुकते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना रुकने का चिन्ह अर्ध विराम कहलाता है। जब हम अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं तो ये जो चिन्ह होता है ये आपका अर्ध विराम कहलाता है। अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय के लिए, यानी कि जहां पर दो वाक्य होते हैं उन दो वाक्यों के अर्थ को हमें समझना होता है। यानी कि एक ही वाक्य के अंदर जब दो वाक्य होते हैं तो दोनों के वाक्यों को हमें अलग अलग स्पष्ट करना होता है अर्थ को, तो उसके लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, कृतज्ञता
कृतज्ञता मनुष्य का गुण है। कृतज्ञता मनुष्य का गुण है और कृतज्ञता दोष है। कृतज्ञता मनुष्य का गुण है, कृतज्ञता दोष है। देखिए, इससे पहले जो हमने यहाँ पर पढ़ा था अल्प विराम, उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था? अर्ध विराम से कम समय के लिए रुकना पड़ रहा था, यानी कि थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पर रुकना था। जैसे नेहा, अंशु, अंजलि और अनीता। सेब, केला, अनार, आम, यानी कि गैप आए, दो शब्दों के बीच में हमें छोटा सा गैप यहाँ पर देना था। उसके लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पर किया है। हर शब्द के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया है। अब हम अर्ध विराम पढ़ रहे हैं, यानी कि अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकने का चिन्ह अर्ध विराम कहलाता है। जैसे कृतज्ञता मनुष्य का गुण है। रुके यहाँ पर, ये फुल स्टॉप नहीं है, यानी कि वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हमने अर्ध विराम का यहाँ पर प्रयोग किया है। फिर हमने आगे अपने वाक्य को शुरू किया, कृतज्ञता दोष है, और उसके बाद हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। इसी तरह से मणिक आज नहीं रुकेगा। मणिक आज नहीं रुकेगा क्योंकि मणिक आज नहीं रुकेगा क्योंकि वह बीमार है। मणिक आज नहीं रुकेगा क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं मणिक आज नहीं रुकेगा। उसके बाद हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया है और फिर उसके बाद हमने अपने वाक्य को आगे पूरा किया है, क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो इस तरह से अर्ध विराम वो होता है जिसमें हमें अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना होता है, यानी कि वाक्य पूरा नहीं हुआ है, वाक्य अभी आधा है, इसीलिए हमने वहां पर अर्ध विराम लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी तक पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम, यानी कि 3 तरह के विराम चिन्ह हमने यहाँ पर पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है हमारा विवरणात्मक चिन्ह। अगला आता है हमारा विवरणात्मक चिन्ह, नंबर 4, या विवरण चिन्ह कह सकते हैं। विवरण चिन्ह, अब देखिए जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह में हमें यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो वाक्य होता है, जहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज का विवरण देना होता है किसी भी टॉपिक पर, तो जब हम उसकी हेडिंग को लिखते हैं, देखिए जहाँ किसी वक्तव्य को अलग अलग करके बताया जाता है, यानी कि उसका विवरण दिया जाता है, किसी भी बात को अलग अलग करके बताया जाता है, तो वहां पर हम विवरणात्मक चिन्ह लगाते हैं। जहां किसी वक्तव्य, देखिए वक्तव्य क्या होता है, या कोई बात, वक्तव्य को अलग अलग करके बताया, अलग अलग करके बताया जाता है, वहां
विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी भी वाक्य को जब अलग अलग करके बताएंगे तो वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए विवरण चिन्ह यानी कि जैसे एक लघु कथा, ठीक है, एक इस तरह से आपको हेडिंग दे देंगे लघु कथा, और उसके बाद नए युग की मांग। तो देखिए ये एक लघु कथा है और लघु कथा लिखकर इसमें विवरणात्मक चिन्ह लगाया है और उसका विवरण यहाँ पर किया है कि लघु कथा जो है वो है नए युग की मांग। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर अभी तक 4 जो अपने विराम चिन्ह हैं इनको हमने पढ़ लिया है। तो घर पर जाइए एक बार इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। क्या होते हैं विराम चिन्हों के कितने भेद होते हैं, और चारों जो विराम चिन्ह हमने यहाँ पर पढ़े हैं उनको भी घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। जो भी डाउट अभी तक इन चारों में है उसको हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। तो जब तक घर पर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको डाउट क्लियर नहीं होगा, तो घर पर एक बार जरूर पढ़ें। बाकी का जो हम टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।